Assalamualaikum my dear students, I hope you all are doing well. Okay, so आज हम पढ़ेंगे डेटाबेस सिस्टम्स में डेटाबेस लैंग्वेजेस। हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए, हर एक सॉफ्टवेयर के लिए, हर एक कम्युनिकेशन के लिए आपको बीच में कोई सेंट्रल चीज़ चाहिए होती है जो आपके दरमियान में इंटरेक्शन करवाए, ठीक है, जो कि होती है हमारी लैंग्वेज। लैंग्वेज के बेस पर हम बातचीत कर सकते हैं, हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बनती है किसके बेस पर? लैंग्वेज के बेस पर। इसी तरीके से डेटाबेस सिस्टम में यूज़र की कम्युनिकेशन जो हमारा कंप्यूटर है उसके साथ, वो बेशक एंड यूज़र हो, मतलब कि हम हो यूज़र या फिर कोई डेवलपर हो, उसको किसी न किसी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लैंग्वेजेस को हम कहते हैं डेटाबेस लैंग्वेजेस। इसको क्लासिफाई करते हैं हम 4 लैंग्वेजेस में, जो कि हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज DCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज TCL। इनको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। जब हम C++ में काम करते हैं तो हमारी जो कमांड्स होती हैं, जो फंक्शंस हम यूज़ कर रहे होते हैं, उन सब की डिटेल मौजूद होती है लाइब्रेरी फाइल्स में। ऐसे ही है ना। इस तरीके से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेटा को डिफ़ाइन करती है, ठीक हो गया। इसके अंदर हम जो भी कमांड, मतलब इसके ज़रिए जो भी कमांड्स हम यूज़ करने वाले हैं, उन सब की डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे डेटाबेस में मौजूद होती है, ठीक है। DDL कंपाइलर होता है इसमें मौजूद, जो कि हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है, बताता है कि भाई यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है क्रिएट स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जो कि किसी भी चीज़ को हमारे डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए, जो कि चाहे वो टेबल हो, चाहे वो डेटा हो, चाहे वो किसी किस्म का ऑब्जेक्ट हो, क्रिएशन के लिए जो यूज़ होगी स्टेटमेंट होगी क्रिएट स्टेटमेंट, ठीक हो गया। इसके आ जाए सिंटैक्स पे। आप सिंटैक्स इसका क्या है कि हम लिखते हैं क्रिएट, और अगर हमने टेबल क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे टेबल, अगर हम डेटाबेस क्रिएट करनी है हम लिखेंगे डेटाबेस। उसके आगे हम वो नाम लिखेंगे जो हमें अपने टेबल का लिखना है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल मैं क्रिएट करूँ, तो मैं लिखूँगी क्रिएट टेबल एम्प्लॉयज़, ठीक हो गया। अब आगे पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, वो है इसके एट्रीब्यूट्स, कि मैं कह रही हूँ कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉय की ID होनी चाहिए, उसका फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, और उसका फादर नेम होना चाहिए, इसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। उस लिहाज से यहाँ पर उसने सारा कुछ लिख दिया। ये जो प्राइमरी की लिखा है ना, ये होती है यूनिक ID। वो कह रहा है कि यहाँ पर हमारा जो एम्प्लॉय है उसकी ID को आप प्राइमरी की बना दो, यूनिक ID बना दो, कि जब भी हमें इस टेबल को किसी और टेबल से रिलेट करना पड़े तो हम सिंपली उसकी ID को रिलेट कर दें, प्राइमरी की को, ठीक हो गया। यूज़ स्टेटमेंट, ये भी नेम से ज़ाहिर है कि ये इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होगी। किसी भी डेटाबेस को उसमें चेंज को करना है, हमें कुछ भी करना है, उसको हमें पहले यूज़ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा देखो, अब मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया है कॉलेज के नाम से, और मैं उस डेटाबेस को यूज़ करना चाहिए, तो मैं क्या कमांड दूँगी? यूज़ कॉलेज, और आगे आ जाएगा सेमीकोलन टर्मिनेटर। सिंपल सा ये चीज़ है इसका। ऑल्टर स्टेटमेंट, नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ऑल्टर का मतलब होता है तब्दील कर देना, बदल देना। इसमें हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटाबेस में कोई चेंज लाना हो, उसमें कोई तब्दीली लानी हो। यहाँ नीचे वो कमांड दे रहा है, ऑल्टर कर दो टेबल को ऑल्टर कर दो। टेबल का नाम क्या है? रिज़ल्ट। वो कह रहा है कि रिज़ल्ट नाम के टेबल को ऑल्टर मतलब तब्दील कर दो। तब्दील क्या करना है उसमें, कि उसमें ऐड कर दो टोटल मार्क्स नाम का एक एट्रीब्यूट, जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, ठीक हो गया। यानी कि ऑल्टर टेबल रिजल्ट ऐड, और क्या ऑल्टर करना है उसमें, कि उसमें एडिशन करना है हमने टोटल मार्क्स नाम के एक एट्रीब्यूट का, जिसकी डेटा टाइप होगी इंटीजर, ठीक है। ड्रॉप स्टेटमेंट, ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर देना। ड्रॉप स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपना पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो। जैसे कि अगर हमने टेबल एक क्रिएट किया है ना, और हम पूरा का पूरा टेबल से डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे ड्रॉप स्टेटमेंट। यहाँ उसने लिखा है ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय नाम के टेबल को ड्रॉप कर दो, मतलब कि इस टेबल को ही डिलीट कर दो, ठीक हो गया। ट्रंकेट स्टेटमेंट जो है ये भी डिलीशन के लिए ही यूज़ होती है, लेकिन इसका डिफरेंस ये है ड्रॉप स्टेटमेंट से कि ड्रॉप स्टेटमेंट में हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डेटाबेस का डिलीट कर देते हैं। जैसे कि हमने एम्प्लॉय टेबल जो है पूरा डिलीट कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय नाम का टेबल हमने पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। ट्रंकेट में क्या होगा कि हम अपने ऑब्जेक्ट में से डेटा को डिलीट करेंगे सिर्फ। जैसे कि
यहाँ पर उसने लिखा ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, कमांड सेम है, लेकिन हुआ क्या, ड्रॉप जब किया था हमने एम्प्लॉय नाम के टेबल को तो हमारा पूरा टेबल ही डिलीट हो गया था, वो ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो गया था। जब हमने ट्रंकेट किया टेबल एम्प्लॉय को तो हमारा एम्प्लॉय नाम का टेबल जो था वो एम्प्टी हो गया, उसके मतलब टेबल मौजूद है लेकिन टेबल का डेटा जो था वो हमने डिलीट कर दिया। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हमने यूज़ की थी डेटा को डिफ़ाइन करने के लिए। अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के डेटा को या डेटाबेस को ही मैनिपुलेट यानी कि चेंज करने के लिए, ठीक है। डेटाबेस में डेटाबेस के डेटा में चेंजेस लाने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो होगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या करती है, हमारा जो रिकॉर्ड होता है डेटाबेस में मौजूद उसको रिट्रीव यानी कि फेच करने के लिए या गेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि इस डेटा को सिलेक्ट कर लो, ये डेटा मुझे चाहिए, ठीक हो गया। सिलेक्ट स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं। सिलेक्शन दो तरह की होती है, हम पर डिपेंड करता है कि हमें सिर्फ एक एट्रीब्यूट चाहिए अपने टेबल में से, अपनी डेटाबेस में से, या फिर हमें पूरा का पूरा टेबल ही चाहिए, ठीक है। अगर तो हमें पूरा टेबल चाहिए तो हम लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टैटिक लगा के फ्रॉम वो टेबल का नाम जिसे हमें डेटा सिलेक्ट करना है, ठीक हो गया। एम्प्लॉय नाम का टेबल है, उसका सारा डाटा मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूँगी कि सिलेक्ट कर दो स्टैटिक लगा के फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के टेबल से सारा डाटा जो है वो सिलेक्ट कर लो। स्टडी का मतलब है कि ऑल। फिर अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे जस्ट एम्प्लॉय का नंबर उसका नेम चाहिए तो फिर मैं क्या लिखूँगी कि सिलेक्ट कर लो एम्प्लॉय का नंबर एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम कौन सा टेबल, एम्प्लॉय का टेबल। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे एम्प्लॉय के टेबल से उसका नेम और उसका नंबर चाहिए तो मैं कमांड क्या दूँगी कि सिलेक्ट कर लो एम्प्लॉय का नंबर एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम एम्प्लॉय मतलब कि एम्प्लॉय नाम के टेबल से। इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना। यहाँ पर हम इंसर्ट तब यूज़ करते जब हमने अपनी डेटाबेस में अपने टेबल में किसी भी ने एट्रीब्यूट को या डेटा को एंटर करना होता है। अब नीचे मैं कमांड दे रही हूँ कि इंसर्ट इनटू फ़ोन बुक नाम का एक टेबल है, मैं कह रही हूँ कि फ़ोन बुक नाम के एक टेबल में इंसर्ट कर दो और उस टेबल में क्या चीज़ इंसर्ट करनी है, नेम और नंबर। फ़ोन बुक नाम के टेबल में नेम और नंबर को इंसर्ट कर दो। इस कमांड का मतलब ये है, पहले मैंने ये कहा और नीचे मैं वैल्यूज़ दे रही हूँ कि वैल्यूज़ हैं नेम, मैंने पहले नेम लिखा था तो पहले मैं लिखूँगी उसका नेम जो मुझे रिक्वायर्ड है। मैंने नेक्स्ट लिखा था नंबर तो नीचे मैंने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया, ठीक हो गया। मैं पहले कह रही हूँ कि फ़ोन बुक नाम का टेबल है जिसका नेम और नंबर जो है वो हमें इंसर्ट करना है। फिर नीचे मैं लिख देती हूँ वैल्यूज़ कि हाँ नेम की जगह ये नेम लिख दो और नंबर की जगह ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दो। अब हमने डेटा एंटर कर लिया डेटाबेस में, लेकिन उसमें हमें चेंजेस लाने हैं, कुछ अपडेशन हमने करनी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपडेट स्टेटमेंट। इसको किया है, नीचे उसने लिखा है अपडेट कर दो एम्प्लॉय नाम के टेबल में। क्या करना है, एम्प्लॉय नाम के टेबल में क्या अपडेट करना है कि सेट कर दो एम्प्लॉय के नेम को पी नेम, ठीक है। उसने एम्प्लॉय नेम या पार्टिसिपेंट नेम लिखा है, आप यहाँ पर ई नेम भी लिख सकते थे एम्प्लॉय नेम, कि सेट कर दो एम्प्लॉय के नेम को खलील पे। वेयर यहाँ कंडीशन लगा दी जब एम्प्लॉय का नंबर है 245, ठीक है। मतलब कि उसने कंडीशन दी कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय के टेबल में उसका नेम, और वो नेम कैसे अपडेट करना है कि सेट कर दो नेम को खलील पर, लेकिन वहाँ सेट करना है जहाँ पर एम्प्लॉय का नंबर जो है वो 245 है, ठीक है। जब हमें डिलीट करना हो एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड अपने टेबल में से तो हम यूज़ करते हैं डिलीट स्टेटमेंट, ठीक है। डिलीट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं और इसको यूज़ कैसे करेंगे, देखो उसने कहा कि फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो डिलीट करती है रिकॉर्ड ऑफ एन एम्प्लॉय विद एम्प्लॉय नंबर 245 इन एन एम्प्लॉय टेबल, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो वो क्या कहना चाह रहा है, उसने नीचे लिखा कि डिलीट, कमांड दी डिलीट कर दो फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के टेबल से, डिलीट कर दो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय नाम के टेबल वेयर कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय नंबर 245 है, मतलब कि जिस एम्प्लॉय का नंबर 245 है उस एम्प्लॉय का डेटा जो है रिकॉर्ड जो है उसे डिलीट कर दो। डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़र को अलाउ करती हैं या फिर उसे रोक देती हैं हमारे डेटाबेस के ऑल डेटा तक एक्सेस करने से।
कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि सेंसिटिव होता है या वो रिजर्व्ड होता है कि हर कोई उस तक एक्सेस नहीं कर सकता। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या करती है कि ये सिलेक्ट करती है और अलाउ करती है कि किस यूज़र को हमने अपनी परमिशन जो है वो ग्रांट करनी है एक्सेसिंग की, और किस को एक्सेसिंग परमिशन से रोक देना है। ये इस चीज़ को कंट्रोल करती है। ग्रांट स्टेटमेंट जो है ये हमारे यूज़र्स को अलाउ करती है एक्सेसिंग, ठीक है। एक्सेसिंग की जो परमिशन है वो ग्रांट करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक हो गया, अलाउ करती है हमें। अब यहाँ नीचे उसने एक कमांड दी है कि ग्रांट सिलेक्ट अपडेट, यानी कि ग्रांट कर दो, परमिशन दे दो सिलेक्टिंग की और अपडेटिंग की ऑन एम्प्लॉय नाम के टेबल पर टू यूज़र 1 यूज़र 2, यानी कि एम्प्लॉय नाम का जो टेबल है उसके यूज़र नंबर 1 और यूज़र नंबर 2 को हमारे डेटाबेस में सिलेक्टिंग और अपडेटिंग की परमिशन दे दो, ठीक हो गया। ग्रांट स्टेटमेंट से हमने परमिशन दी थी, अब रीवॉक स्टेटमेंट से हम वो परमिशन वापस ले लेते हैं। कैसे लेते हैं कि जैसे हमने एक बंदे को अलाउ की हुई है एक्सेस, लेकिन हम उसकी अब एक्सेस को रोकना चाहते हैं, तो हम उसके यूज़ करेंगे रीवॉक स्टेटमेंट। उससे नीचे लिखा है रिवॉक कर दो सिलेक्ट एंड अपडेट। पहले उसने यूज़र 1 और यूज़र 2 एम्प्लॉय नाम के टेबल से उनको सिलेक्टिंग और अपडेटिंग की दी थी, क्या कहते हैं, परमिशन। अब उसने वो परमिशन वापस लेनी, उसने क्या लिख दिया कि रीवॉक कर दो सिलेक्ट और अपडेट की जो क्या कहते हैं सिलेक्टिंग और अपडेटिंग का जो राइट है वो रीवॉक कर लो, वापस ले लो एक्सेस ऑन एम्प्लॉय नाम के टेबल फ्रॉम यूज़र 1 एंड 2। मतलब कि एम्प्लॉय नाम के टेबल से यूज़र नंबर 1 और यूज़र नंबर 2 से सिलेक्टिंग और अपडेटिंग की जो परमिशन है वो वापस ले लो, एक्सेस वापस ले लो, ठीक हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हम अपना ग्रुप इनवाइट सेंड करते हैं और बाद में ग्रुप इनवाइट को रीसेट कर देते हैं, ये वैसा ही सीन है। अपने डेटाबेस में या अपने टेबल में, डेटाबेस के टेबल में, ऑफ कोर्स डेटाबेस ही हो गया, अपने डेटाबेस में जो भी हम चेंजेस लाते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज ये करता है कि उन चेंजेस को देखता है कि क्या वो चेंजेस मतलब अकम्प्लिश हो गए हैं, या उसमें अगर एरर है तो क्या उसमें उन जो कमांड्स हमने दी हैं उन्हें हमें रिटर्न करना है या नहीं करना, ठीक है। हमने जो भी अपनी चेंजेस की हैं उन्हें हमने एज आ सक्सेस रखना है या फिर हमने एज आ फेलियर रखना है कि भाई ये जो हमने चेंज किया है ये चेंज ऐसे ही चाहिए था, या फिर इसमें चेंजेस जो हमने किए हैं उनमें कुछ एरर आ गया तो हमें इसको दोबारा से चेंज करना है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है। ये ट्रांजैक्शन पैसे वाली नहीं है, ये ट्रांजैक्शन वो वाली है कि जी आपने जो चेंजेस किए हैं क्या वो चेंजेस आपको कंफर्म है, तो आप उन्हें कंफर्म कर दो कि भाई हाँ ये ठीक है, अगर एरर है तो चेंजेस ले आओ। कमिट स्टेटमेंट को मैं समझाती इस तरीके से हूँ, ये नीचे देखो आप लिखा हुआ है बिगिन ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन शुरू कर दो। फिर वो कहता है कि डिलीट कर दो एम्प्लॉय नाम के टेबल से जहाँ एम्प्लॉय की आईडी 1 है, मतलब कि एम्प्लॉय नाम के टेबल में जिस एम्प्लॉय की आईडी 1 है उसको डिलीट कर दो, उसके डेटा को डिलीट कर दो। फिर वो कहता है कि अपडेट कर दो एम्प्लॉय नाम के टेबल से सैलरी को 50,000 जिस एम्प्लॉय की आईडी 5 है, मतलब कि एम्प्लॉय नाम के टेबल से जिस बंदे की आईडी एम्प्लॉय की आईडी 5 है उसकी सैलरी को अपडेट कर दो 50,000 रुपये। फिर लिखते कमिट आ गया। इसका मतलब है कि हम इसके लिए बिल्कुल श्योर है कि हमने जो काम किया है वो ठीक है, हम इसे परमानेंटली सेव करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया आगे कमिट। मतलब कि जो भी चेंजेस हमें लाने हैं अपने डेटाबेस में वो लाने के बाद जब हमने उन्हें कंफर्म करना है तो कंफर्मेशन के लिए हम लिख देते हैं कमिट। रोल बैक स्टेटमेंट का यूज़ हम वहाँ करते हैं कि जहाँ पर हमने एक काम अपना करना है और उसमें हमें एरर नज़र आ रहा है, तो हम एरर की वजह से हम उस काम को रोकना चाहें और उसमें चेंजेस पहले से ही कर लेना चाहें, तो हम यूज़ करते हैं रोल बैक का मतलब स्टेप बैक होकर एक दफ़ा फिर से देख लेना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है और जहाँ है उसको ठीक कर लेना। अच्छा, अब रोल बैक स्टेटमेंट में यहाँ पे पहले हमने ट्रांजैक्शन की, जैसे ऊपर कमिट कमांड यूज़ करते हमने ट्रांजैक्शन की थी कि डिलीट किया था एम्प्लॉय आईडी 1 को और एम्प्लॉय आईडी 5 की सैलरी को हमने अपडेट किया था। फिर नीचे आगे भी हमने कमांड्स दी हैं, लाइन्स लगी। फिर उसने लिख दिया कि इफ़ एरर, अगर इसमें कोई एरर है देन रोल बैक मतलब बैक स्टेप हो जाओ, एल्स कमिट कर दो इसको। अगर तो इसमें कोई एरर आ गया था जो हमने पहले अपनी काम किया है, ठीक है, ये जो हमने ट्रांजैक्शन की है, जो हमने मैनिपुलेशन की है, इसमें अगर तो कोई एरर आ गया है तो रोल बैक कर दो, वरना कमिट कर दो। जिसे हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी वही वाला हिसाब है इसमें।
कमिट का यूज़ तो हम तब करते हैं ना जब हमें होता है कि भाई ये काम हमने कंप्लीट कर लिया है, बस इसको अब डन कर दो, वर्क डन कर दो, तो हम यूज़ करते हैं कमिट। रोल बैक तब यूज़ करते हैं जब हमें होता है कि भाई यहाँ पर कोई एरर जनरेट हो रहा है, हमें इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेना चाहिए, ठीक है। सेव पॉइंट का यूज़ तब होता है जब हम क्या चाह रहे हैं कि हमने जो भी चेंजेस किए हैं उनको हम साथ साथ सेव करते जाएं, ताकि अगर कोई इशू आए तो हमें दोबारा से शुरू करना ना पड़े, हमने जहाँ छोड़ा था वहीं से उसको चेंज कर लें। यहाँ पर उसने एक ट्रांजैक्शन शुरू की है। उसने क्या किया है, एम्प्लॉय नाम के टेबल से ऐसा एम्प्लॉय जिसका लास्ट नेम अहमद है, उसकी सैलरी को उसने अपडेट कर दिया, ठीक हो गया। फिर उसने साथ ही उसकी अहमद सैलरी को सेव कर लिया, मतलब ये जो काम किया उसने अभी इसको सेव कर लिया सेव पॉइंट के ज़रिए। फिर उसने एक और अपडेशन की कि उसने सैलरी सेट की 12,000 उस एम्प्लॉय की जिसका लास्ट नेम नईम था, उसने इस पॉइंट को भी सेव कर लिया। फिर उसने सिलेक्ट किया सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब कि एम्प्लॉय नाम के टेबल से जितने भी बंदों की सैलरीज है उसने सबका सम किया। फिर उसने कर दिया रोल बैक टू सेव पॉइंट अहमद सेल। उसे यहाँ पर लगा कि जो अहमद सेल जो फर्स्ट हमने अपडेशन की वहाँ पर इशू था, इसलिए उसने रोल बैक कर लिया अहमद सेल पर। अगर हम यहाँ पर सेव पॉइंट ना करते, सेव पॉइंट ना लिखते, तो हमारा डेटा जो था यहाँ पर लॉस हो सकता था। सेव पॉइंट लगाने से डेटा हमारा एज इट इज़ रहा। इसने जस्ट जाकर वहाँ पर अब जो नीचे रोल बैक किया उस पर, अब नीचे इसने लिखे अपडेट कर दिया। इसने उसी नईम वाली जो है ना, मतलब अहमद सैल तक कंफर्म था, नीचे वाले पर इसने अपडेशन करनी थी, तो ये सीधा गया सेकंड वाले पॉइंट पर। इसने वहाँ पर जाके अपडेट कर दी एम्प्लॉय की सैलरी 11,000, पहले नईम की 12,000 थी, अब नईम की उसने 11,000 कर दी और फिर उसने इसको कमिट कर दिया। आई होप से समझ आया होगा, मतलब कि हर पॉइंट को सेव कर लेना ताकि अगर आपको कोई चेंज लानी है आप उधर जाके। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू, स्टे ट्यून। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहें न्यू वीडियोज़ से। एंड अपनी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको ज़रूरत है इस टॉपिक की। Good luck to all of you. Take care and Allah Hafiz.